हेलो एवरीवन, दिस इज़ फार्माउल और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे टॉपिक डायज़ो टाइट्रेशन, जो कि यूनिट 3 का पार्ट 4 रहेगा। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा राइट द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डायज़ो टाइट्रेशन। ये बहुत एक छोटा सा टॉपिक है तो इसे जल्दी ख़त्म करेंगे। डायज़ो टाइट्रेशन एक एनालिटिकल मेथड है जिसे हम डाइज़ोनियम सॉल्ट के हेल्प से करते हैं। तो हम डायज़ो टाइट्रेशन को समझने से पहले समझने की कोशिश करते हैं कि डाइज़ोटेशन या डाइज़ोनियम सॉल्ट क्या होता है। डाइज़ोनियम सॉल्ट या आयन जो होता है वो दो शब्दों से बना है। डाइज़ो जिसका मतलब होता है दो नाइट्रोजन एटम विद पॉजिटिव चार्ज, और ओनियम का मतलब होता है प्रेजेंस। तो बेसिकली एक दो नाइट्रोजन एटम विद वन पॉजिटिव चार्ज, इसी को हम डाइज़ोनियम सॉल्ट या डाइज़ोनियम आयन कहते हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो ऐसा लगता है Rn+X। ना R का मतलब हो गया यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रुप, यहाँ पे अल्काइल या एराइल ग्रुप लगेगा, और X इनऑर्गेनिक ग्रुप रहेगा जिसमें एनायन जैसे कि हेलोजन लगेगा। Diazonium compounds are a group of organic compounds sharing a common functional group with the characteristic structure of Rn2+X, where R can be organic group residue such as alkyl or aryl group and X is inorganic or organic anion such as halogen. डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन में कौन सा अमाइन यूज़ होता है? प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, जो कि सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करेगा ताकि आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट मिल सके। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एनिलीन। एनिलीन जो है वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। हम ये समझ लेते हैं कि एरोमेटिक अमाइन, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन या फिर सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन होते क्या है। अगर कोई बेंजीन रिंग है, एरोमेटिक आपके पास एरोमेटिक रिंग है जैसे कि बेंजीन है, उसमें अमाइन ग्रुप लगा है तो वो एरोमेटिक अमाइन हो गया। अगर उस अमाइन ग्रुप के पास सिर्फ एक हाथ में कार्बन है, ठीक है, एडजेसेंट हाथ में कार्बन है, तो वो प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हो गया। बट अगर उसी अमाइन ग्रुप में दोनों हाथों में, दोनों एडजेसेंट हाथों में कार्बन ग्रुप है तो वो सेकेंडरी एरोमेटिक अमाइन हो गया। और अगर इसकी यहीं पे मैं ये एच हटा दूँ और इसके तीन हाथ बना दूँ और तीनों हाथों में कार्बन डाल दूँ तो वो टर्शरी एरोमेटिक अमाइन हो जाएगा, जो कि ऐसा लगेगा। ये होगी हमारी एरोमेटिक अमाइन ग्रुप। यहाँ पे एक सी एन, एक हाथ, इसमें भी एक कार्बन दे देते हैं और इधर भी एक कार्बन दे देते हैं। ये होगी हमारी टर्शरी एरोमेटिक अमाइन ग्रुप। अब होता ये है कि ये एक सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्ट करेगा और एक एसिडिक एनवायरनमेंट में आपको डाइज़ोनियम सॉल्ट बना के दे देगा। हमारा ये रहा इस तरफ एनिलीन, जो कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन है, सोडियम नाइट्राइड जैसे कि मेंशन था, HCl एसिडिक एनवायरनमेंट देने के लिए, और ये आपका सॉल्ट प्रिपेयर होकर आ गया। बट कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कम होना चाहिए, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। Diazotization is used in analysis of aromatic compounds containing amino group in a molecule. ये generally aromatic compounds के analysis के लिए होता है जिनमें amino group होता है, जैसे कि एनिलीन में था। नाइट्रस एसिड इज़ यूज्ड इन द इंट्रैक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड HCl एसिड। नाइट्रस एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमें इसका प्रिपरेशन कैसे होता है वो एक ही लाइन में हम समझ लेते हैं। आपने सोडियम नाइट्रेट लिया, उसे एक एसिडिक एनवायरनमेंट दिया जैसे कि HCl, फिर वहाँ से एक सॉल्ट बनकर आएगा, नमक बनेगा NaCl, और आपके पास नाइट्रस एसिड बनकर आ गई NHO2। When all aromatic amine has reacted with nitrous acid, then excess of nitrous acid that remains in the solution and can be detected by using starch iodide paper as external indicator. तो सबसे पहली चीज़ जो समझ में आ रही है कि हमारे पास एक एक्सटर्नल इंडिकेटर है जो कि है यहाँ पे स्टार्च आयोडाइड पेपर। अब होता ये है कि जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा एक्सेस अमाउंट में बल्क में आपके पास नाइट्रस एसिड था, ठीक है, और आपके पास क्योंकि सोल्यूशन में एरोमेटिक अमाइन भी था, तो जितना इस एरोमेटिक अमाइन की एबिलिटी थी उसने नाइट्रस एसिड को यूज़ किया और फिर वो ख़त्म हो गया। जब वो ख़त्म हो गया तो आपके पास कुछ नाइट्रस एसिड बच जाता है जो एक्सेस होता है या रिमेनिंग होता है। तो ये जो एक्सेस रिमेनिंग नाइट्रस एसिड है, इसी को हम देखते हैं हमारे स्टार्च आयोडाइड पेपर पे, जो कि ब्लू कलर देगा जब हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे। तो इसी से हम डायज़ोटाइजेशन टाइट्रेशन का पता लगाते हैं। The appearance of free nitrous acid indicates the completion of reaction. जैसे ही वो कलर आ जाता है तो हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म हो चुका है।
अब इसके लिए ये भी चेक करना ज़रूरी है कि एंड में एसिड बच रहा है नहीं बच रहा है। जैसे वहाँ पे मैंने अज्यूम कीजिए 5 नाइट्रस एसिड है और 3 एरोमेटिक अमाइन है, तो अगर 2 बच रहा है, हम माइनस करें 2 बच रहा है, तो हाँ हमारे पास एसिड बचा था। अगर यहीं पे मैं 5 - 5 करती, एरोमेटिक अमाइन भी उतना ही लेती जितना नाइट्रस एसिड है, तो फिर 0 नाइट्रस एसिड रिमेनिंग होता, तो कोई कलर चेंज नहीं आता हमारे स्टार्च आयोडाइड पेपर पे। दैट मीन्स कि हमें ये चेक करना ज़रूरी है कि लास्ट में एसिडिटी है या नहीं है। It is necessary to check the acidity at the end point. If there is no excess acid present, starch iodide paper will not detect the end point. अब कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं कि डाइसोटाइजेशन टाइट्रेशन में क्या कंडीशंस होनी चाहिए। रेट ऑफ टाइट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सारे अमाइनो ग्रुप्स डिफरेंट होते हैं, सबकी अपनी ही स्पेसिफिसिटी होती है, तो कुछ जल्दी टाइट्रेट हो जाते हैं और कुछ लेट टाइट्रेट होते हैं। तो इसी बेसिस पे ये 2 क्लासेस में डिवाइडेड है, स्लोली डाइसोटाइजेबल एंड फास्ट डाइसोटाइजेबल। स्लोली वाले का एग्जांपल है सल्फेनिलिक एसिड और फास्ट वाले का एग्जांपल है एनिलीन या टाउलिडीन। एनिलीन जो हमने पहले वाले रिएक्शन में यूज़ किया है, ये बहुत कॉमनली यूज्ड होता है। अब इसमें टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। अगर ये ऐसी चीज़ है, डाइसोटाइजेशन कंपाउंड्स और सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो एसी में ही रहना पसंद करती है, अगर आपने इनका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये नखरे दिखाने लगती हैं और डिकम्पोज हो जाती हैं। डाइजोनियम कंपाउंड्स आर इनस्टेबल एंड readily decomposed at elevated temperature. Therefore, the titration is carried out at 0 to 5 degrees centigrade. Optimum temperature is 10 to 15 degrees centigrade. कंपाउंड्स एसिड बाय डाइसोटाइजेशन टाइट्रेशन। ऐसे कौन कौन से कंपाउंड है जो आप इस मेथड से चेक कर सकते हैं? डेप्सोन, बेंजोकेन, कैल्शियम अमीनो सैलिसाइक्लेट। इससे भी बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसे हम टाइट्रेट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ सिर्फ 3 नाम लिखे। अगर इन केस एग्जाम पेपर में आया कि मान लीजिए कि बेंजोकेन को के हेल्प से आप बताओ डाइसोटाइजेशन टाइट्रेशन कैसे करेंगे, या फिर किसी भी डेप्सोन के हेल्प से, या फिर किसी 3rd 4th XYZ कंपाउंड के हेल्प से समझाओ कि डाइसोटाइजेशन टाइट्रेशन कैसे करेंगे। मेथड यूनिवर्सल है, मेथड यही रहेगा, टाइट्रेंट यही रहेंगे, सब कुछ यही रहेगा। मैंने डेप्सोन के मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया है। आप डेप्सोन की जगह पे वो कंपाउंड XYZ लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा। टाइट्रेंट जो यूज़ होगा वो होगा सोडियम नाइट्राइट। प्रिपेयर कैसे करेंगे हम इसके सोल्यूशन को? 7.5 ग्राम NaNO2 सोडियम नाइट्रेट लेंगे, उससे 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके सोल्यूशन को प्रिपेयर कर लेंगे और टेम्परेचर को हम इसको ठंडे होने के लिए रख देंगे। 15 डिग्री या 0 से लेकर 15 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। फॉर एसे ऑफ डेप्सोन, आप डेप्सोन को लेंगे, 0.5 ग्राम डेप्सोन लेंगे और उसे 20 ml HCl में डाल देंगे एक एसिडिक इन्वायरमेंट देने के लिए। फिर उस सोल्यूशन को आप ठंडा होने देंगे, फिर टाइट्रेट करेंगे सोडियम नाइट्राइट के साथ। तो कलर जो फ्लास्क में जब आप इसे शेक करेंगे तो एक ब्लू कलर अपीयर होगा व्हेन अ ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन इज प्लेस्ड ऑन स्टार्च आयोडाइड पेपर। जैसे आप इसके ड्रॉप को स्टार्च आयोडाइड पेपर पे चेक करेंगे, डालेंगे, तो एक ब्लू कलर अपीयर होगा जो कि बताएगा कि आपकी टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है। एंड वो जो ड्रॉप होगा वो ये बताएगा कि उसमें नाइट्रस एसिड कितना था। एप्लीकेशन ऑफ डाइसोटाइजेशन टाइट्रेशन। डाइजोनियम सॉल्ट्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वाटर फास्ट डाइड फैब्रिक्स। कपड़े कलर करने के लिए यूज़ होते हैं। एप्लीकेबल इन नैनो टेक्नोलॉजी के लिए बहुत यूज़फुल है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि अराइल हैलाइड, अराइल साइनाइड, अराइल हाइड्रोजीन। नाउ इट इज़ यूज्ड इन द एसे ऑफ सल्फेट ड्रग्स लाइक डेप्सोन, सल्फोनामाइड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट पार्ट था यूनिट 3 का वो भी कंप्लीट होता है। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।